जो 2013 का चुनाव हुआ था उसमें 28 सीट्स आई, लेकिन 2015 का जो चुनाव हुआ, क्योंकि उसके बाद 2014 चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई केंद्र में, उसके बाद लोगों ने वन साइडेड कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो सारा शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ, और 67 सीट्स वन साइडेड ये लेकर के बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पहले चुनाव। अगर 2013 की बात की जाए उसमें अगर 33% के आसपास बीजेपी को वोट मिला, और 2015 का चुनाव है 32% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिला, कोई बहुत ज्यादा इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं था। फिर हम आगे बढ़ते हैं 2020 के चुनाव में, बीजेपी ने जो 32% वोट मिला था उससे इतना माहौल बनने के बाद भी 38% तक बीजेपी पहुंची, वो एक राइज हुआ 6%, और कांग्रेस जो 9% पर थी वो और डिप होकर के 4% पर चली गई। तो अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है या एक प्रयास करती है कि उसे वापस आना चाहिए, तो उसका एडवांटेज अब की बार तो शायद भाजपा को ज्यादा मिल जाएगा। क्या कहते? अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना, पहली लिस्ट में दोनों का नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में दोनों का नाम नहीं था, तीसरी लिस्ट में दोनों का नाम नहीं था, अंतिम लिस्ट में दोनों का नाम है। यानी कि इनको एक डर था, डर की वजह से, नहीं तो अगर इनको लड़ना था पहले ही अपनी पहली लिस्ट में नाम डाल देते। इस एजुकेशन मॉडर्न के लिए आप भारत रत्न तक मांग रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए। शराब घोटाला एक अलग चीज है, अगर एजुकेशन मॉडल की बात करें, आप कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को इसके लिए केंद्र सरकार भारत रत्न दे। वो मनीष सिसोदिया तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो तो निकल गए वहां से। पिछली बार भी जैसे तैसे जीत हुई थी उनकी 3200 वोटों से। तो आपका क्या मानना है कि क्या कहीं ना कहीं आप पार्टी भी भयभीत है, डरी हुई है, और उसे लगता है कि जो उसके पास के वर्ग है कहीं ना कहीं उसको नॉक करने वाले हैं, पकड़ने वाले लोग उनसे पूछने वाले हैं, इसलिए सब भगदड़ मच रही है? 2015 में जैसे इनकी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद इन्होंने एक फीडबैक यूनिट नाम से एक फंड भी एलोकेट किया, और वो फीडबैक यूनिट ये बनाया कि हमको फीडबैक देंगे, लेकिन वो फीडबैक यूनिट के नाम पर हो रही थी दिल्ली के अंदर जासूसी। कम से कम 700 से 800 लोगों की जासूसी हो रही थी। केजरीवाल के सामने उतारा गया शीला दीक्षित के बेटे। अच्छा, उतार दिया? संदीप दीक्षित को उतारा, उतार दिया? बहुत जबरदस्त कंपटीशन हुआ। अभी कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अगर जितना ज्यादा प्रयास करें ये संदीप दीक्षित, क्योंकि शीला दीक्षित एक नाम रहा है दिल्ली में, और बीजेपी हालांकि अभी पत्ता क्या निकालेगी अपना वो देखना पड़ेगा कि वॉकओवर करेगी या लड़ेगी सही से चुनाव। और अगर बीजेपी ने कोई जबरदस्त कैंडिडेट उतार दिया तो ये मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय, तो किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत खान पाराशर विक्की पॉडकास्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली की ठंड बढ़ती जा रही, दिल्ली की ठंड को कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए दिल्ली की राजनीतिक गर्मियाँ भी बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में कुछ ही मुझे लगता है समय बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज उन्हीं सब मुद्दे को लेकर हमारे बीच में वरिष्ठ अतिथि के तौर पे आए हैं अर्जुन खजूरिया जी। अर्जुन जी दोस्तों बड़े युवा पत्रकार होने के साथ साथ बड़े वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में आते हैं। अर्जुन जी ग्राउंड जीरो की बड़ी धाकड़ जिसे कहते हैं एक पकड़ रखते हैं, एक ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली के या किसी भी शहर में जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं उनकी गली कूचों में घूमते हुए मिल जाते हैं, लोगों से बात करते हुए मिल जाते हैं। तो ये वो अर्जुन खजूरिया जी हैं, और हमारे सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच में। अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि जब एक तरफ जहां हम ग्राउंड जीरो से जो कवरेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर आकर के इन प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं वो जनता तक वो बात पहुंचती है, जो हमारा ग्राउंड जीरो का अनुभव है वो जनता तक पहुंचता है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार कि बार बार आप मौका देते हैं कि आकर के जो है जनता तक अपनी आवाज को, अपनी जो जनता की बात है उसको जनता तक इस माध्यम से पहुंचाएं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों, पिछली बार हमने अर्जुन जी के साथ जो मुलाकातें करी थी उसमें हमने महाराष्ट्र को लेके, स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके कुछ ना कुछ हमने बहुत सारी बातें करी। मुझे लगता है हल्का सा कहीं ना कहीं झारखंड में तो अर्जुन जी कहीं जो उनकी एनालिसिस थे कैसे छूटे, बट महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर को लेकर अर्जुन जी ने जो हमारे बीच में बातें कही थी, हमें जो बातें बताई थी, समीकरण बताए थे, लगभग वही होता हुआ नजर आया, और बाद में उसी लाइन में सरकारें भी बनी वहाँ पे। अब जैसे कि दिल्ली विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, अर्जुन जी आज की डेट में ग्राउंड जीरो दिल्ली पे बड़े सक्रिय तरीके से लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी आने वाले दिल्ली की विधानसभा चुनावों को लेकर आज अर्जुन जी से हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हमारे दर्शकों के भी वो प्रश्न कह सकते हैं आप अर्जुन से हमारा होमवर्क के बाद में। तो शुरुआत करते हैं फिर। अब बड़े किस प्रश्न हो गए।
अब जैसे आगामी दिल्ली विधानसभा में मुझे लगता है कि अगस्त दिसंबर में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। कब तक एक्सपेक्ट करते हैं? अ, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी 6 जनवरी तक का समय है। जो अभी वोटर कार्ड हैं, नए वोटर कार्ड हैं, वो अपडेट हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपना पूरा वर्क कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के पहले सप्ताह में यहाँ पर जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर किया जा सकता है। और जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने की अगर बात है, तो फरवरी के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह के बीच में, यानी कि जैसे 2020 में जो चुनाव हुआ था जिस तर्ज पर, उसी डेट्स के आसपास यहाँ पर ये चुनाव होने की ऐसी अभी संभावना जो है वो अभी जताई जा रही है। अर्जुन जी, अगर पिछले 2 चुनावों की हम समीकरण की बातें करें, तो पिछले 2 विधानसभा चुनावों में जो दिल्ली की राजनीति के मुख्य समीकरण क्या रहे? मैं समझना चाहूँगा इस बात को। और आम आदमी पार्टी ने जो इस दोनों चुनावों में जीत हासिल करी थी, उसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले 2 चुनाव हुए और उससे पहले तीसरा भी चुनाव 2013 में ही हुआ था। बहुत ज़्यादा दिन वो सरकार चली नहीं थी। लेकिन जो पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, सबसे पहला एक जो मूवमेंट पूरे देश भर में खड़ा हुआ था करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें अन्ना हज़ारे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जितनी पूरी टीम है आम आदमी पार्टी की, एक्सेप्ट अन्ना हज़ारे जी को साइडलाइन करके, फिर क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसमें नंबर 2 का कद रख रहे थे, तो इन्होंने इसे एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया और जिस हिसाब से ये उतरे, और केवल दिल्ली नहीं, वो माहौल देश भर में बना था। उसके बाद जब पार्टी इन्होंने बनाई, दिल्ली में मुख्य चुनाव लड़ा और उसका फायदा जो है वो यहाँ पर इनको मिला। कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है वो कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मिला। और इसी जो 2013 का चुनाव हुआ था उसमें 28 सीट्स आई, लेकिन 2015 का जो चुनाव हुआ, क्योंकि उसके बाद 2014 चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई केंद्र में, उसके बाद लोगों ने वन साइडेड कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो सारा शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ, और 67 सीट्स वन साइडेड ये लेकर के बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पहले चुनाव में। दूसरे चुनाव में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ खोया। अगर आप 70 में से 62 सीट्स लेकर के आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले चुनाव में अन्ना हजारे मूवमेंट का फायदा मिला। दूसरे चुनाव में जो फ्री बिजली पानी का मुद्दा था, क्योंकि मैं भी उस समय दिल्ली में था, पूरा देख रहा था ग्राउंड जीरो पर क्या चीजें चल रही हैं। वन साइडेड फ्री बिजली, फ्री पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया और वो बेहतरीन साबित हुआ। 70 में से 62 सीटें जीत करके आए। और कहीं ना कहीं दोनों चुनावों की अगर बात की जाए तो लोगों का एक विश्वास था, क्योंकि तब तक ना इन पर कोई करप्शन चार्जेस थे, ना कोई इतना, क्योंकि इनको इतना समय भी नहीं हुआ था देश की राजनीति में, नई पार्टी थी, तो लोगों ने एक मौका दिया। लेकिन इस बार वो मौका जो है वो इतना आसान है नहीं आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे पिछले 2 चुनावों में देखा गया कि वन साइडेड जीत उनको मिली। अगर पिछले 2 चुनावों के समीकरण की बात करें, तो अगर हम भाजपा की स्पेशली बात करें, जी। आप पार्टी के बाद, क्योंकि मुख्य धारा में 2 ही पार्टी थी उस समय। जी। कांग्रेस को तो लोगों ने बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इग्नोर करा। जो भी कारण रहे उसके, शीला जी के अच्छे कार्य के काम नहीं आ पाए। एक जो मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा मर गया था, राष्ट्रव्यापी मुद्दा मर गया था, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल उसको अरविंद जी ने बिल्कुल एक्सपर्ट भी किया। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े समाज सेवी और ईमानदार छवि वाले लोग उनके साथ आके जुड़े, उसका भी बड़ा एडवांटेज उनको, अन्ना हजारे जैसा चेहरा उनको मिला। बिल्कुल ठीक कहते हैं, और इस सबका एडवांटेज उनको मिला राजनीति। तो अगर हम भाजपा की बात करें, तो भाजपा की स्थिति इन 2 चुनावों में क्यों कमजोर रही? लोगों ने कांग्रेस का विलकर और भाजपा को ना चुन के एक ऐसी पार्टी को चुन लिया जिसका कोई ओरिजिन नहीं था, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी। तो इस बारे में हम क्या बता? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आम आदमी पार्टी बनी और उसमें अलग अलग विभागों के लोग आकर के जुड़े, एनजीओस के लोग आकर के जुड़े, मतलब पूरा एक बंच जिसको आप कह सकते हैं कि अलग अलग एक्सपर्ट्स उसमें आकर के शामिल हुए। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि अभी वो सब एक एक करके हटने लगे। और बीजेपी का अगर आप वोट बैंक की बात करेंगे पिछले 2 चुनावों में या 3 चुनावों में, बीजेपी का जो वोट बैंक है 30% से 40% के बीच, वो वैसा का वैसे ही बना हुआ है। अगर 2013 की बात की जाए उसमें अगर 33% के आसपास बीजेपी को वोट मिला, और 2015 का चुनाव है 32% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिला। कोई बहुत ज्यादा इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं था। 33 से 32 जाना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था बीजेपी का। लेकिन वो सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जो कांग्रेस का 24% वोट जो कांग्रेस को मिला था, वो सारा डिप होकर के जो है 10% से नीचे आ गया। तो कांग्रेस का सारा वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। बीजेपी का जो
कैडर वोट कह सकते हैं या कोर वोटर कह सकते हैं, उन्होंने बीजेपी को ही वोट किया, लेकिन हाँ सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया 2015 के चुनाव में। फिर हम आगे बढ़ते हैं 2020 के चुनाव में। बीजेपी ने जो 32% वोट मिला था उससे इतना माहौल बनने के बाद भी 38% तक बीजेपी पहुंची, वो एक राइज हुआ 6%, और कांग्रेस जो 9% पर थी वो और डिप होकर के 4% पर चली गई। वो बिल्कुल ही उसका डिप हो गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की जो है वो वहां पर 5 सीटें बढ़ी और आम आदमी पार्टी की जो है 5 सीटें कम हुई। हालांकि बहुत बड़ा सीट्स के नंबर पर अगर आप जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ऑल्टरनेट तौर की अगर बात है तो 32% से 38% वोट शेयर जो है वो बीजेपी का बढ़ा है, जबकि इतना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी नहीं था। लेकिन इस बार के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी पर, करप्शन चार्जेस, कई विधायक जेल चले गए, मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा। तो इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बहुत टफ कंपटीशन है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर भी हम जो कवरेज कर रहे हैं वो इस बार आपको वो शिफ्ट जो है 38% से हो सकता है, वोट और ज्यादा खिंचा हुआ जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। आपको क्या लगता है जैसे केजरीवाल जी किसी भी असफलता को, किसी भी विफलता को, कोई भी कार्य पूरा ना होने को एलजी साहब को या भाजपा को दोष दे देती है? पिछले 2 बार तक तो ये एक नैरेटिव क्रिएट भी हुआ और चला भी। इस बार क्या ये नैरेटिव चलने की उम्मीद है, या लोगों को सच में एक ऐसी सरकार चाहिए जो ग्राउंड जीरो पे काम करती हो दिखता है क्या? देखिए, दिल्ली इकलौता यूनियन टेरिटरी तो नहीं है। हाल ही का एग्जाम्पल ले ले, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनी है, यूनियन टेरिटरी है। वहां पर तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रहे, या बाकी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां भी कोई शिकायत नहीं आ रही। तो दिल्ली में ही ऐसी शिकायत क्यों आती है? क्योंकि अब धीरे धीरे लोग भी समझ गए हैं, जब भी आम आदमी पार्टी से काम की बात करने जाएंगे तो ये बोल देते हैं एलजी नहीं करने दे रहे, ये बोल देते हैं कि हमें केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। लेकिन आपको अमेरिका की किसी अखबार में अगर अपना एडवर्टाइजमेंट छपवाना है तो वो आप छपवा सकते हैं कि देखिए हमने बहुत शानदार काम किया, दुनिया में हमने नंबर 1 काम करके एजुकेशन सेक्टर में दिखाया है। अगर आप ये मान रहे हैं तो फिर बाकी सेक्टर्स में क्यों नहीं? आज चाहे पानी की समस्या हो, आज चाहे अभी हाल ही में मेरे चैनल पर मैंने ग्राउंड सर्वे करके दिखाया, इतनी बुरी हालत है दिल्ली की सड़कों की, सीवरेज की, पानी की, तमाम समस्याएं, और इस बार लोग उन समस्याओं को लेकर जागरूक भी हैं। तो ये जो बोल देते हैं हमें केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, तो एक मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, तो फिर आप इस चुनाव को लड़ क्यों रहे हैं? आप तो कल को फिर से जीतने के बाद बोल देंगे हमको केंद्र काम नहीं करने दे रहा, क्योंकि केंद्र में अब तो ये सीधा सीधा समझा जा रहा है कि 2029 तक ये सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। जो लग रहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अलग किया जा सकता है उनको तोड़ करके, वो अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपनी स्थिति, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2029 तक ये सरकार स्थिर रहने वाली है। तो फिर तो मतलब 4 साल और केंद्र सरकार रहेगी। तो मतलब अभी तक काम नहीं करने दे रही, फिर आपको काम करने देंगे। तो ये पॉलिटिक्स में ये सब चीजें आप बोल सकते हैं, लेकिन जनता जो है वो भी बहुत जागरूक है, जनता को भी समझ में आ रहा है। जो आज ये रोना रो रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे, कल भी कहीं ना कहीं यही रोना जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा, और कल भी अगर सरकार बन गई तो कल को यही कहेंगे कि हमें तो केंद्र सरकार जो है काम नहीं करने दे रही और एलजीएम को काम नहीं करने दे रही। तो ये वाला जो इनका एक मुद्दा ये चला रहे थे, ये शायद इस चुनाव में थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा इनके लिए। अगर भाजपा की रणनीति और की बात करें इस चुनाव में लेके, वैसे तो बहुत ही डेप्थ वाली पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन दिल्ली चुनावों को लेके हमने हमेशा देखा है दिल्ली के लिए भाजपा ने कभी कोई संभावित चेहरा आज तक मुख्यमंत्री को लेके क्रिएट नहीं किया। लीडरशिप कोई बहुत बड़ी क्रिएट नहीं करी है। दोनों वाइज की लीडरशिप हो सकती है, विधानसभा वाइज हो सकती है, बट कंसोलिडेट करके देखेंगे, सिंगल अगर हम पर्सनल की बात करेंगे तो भाजपा का ऐसा चेहरा हमें दिखता नहीं है। आप क्या बता रहे हैं? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो अपना चेहरा नहीं देती है, इसके पीछे कुछ कारण है। अगर उन कारण की बात करें तो नो डाउट पिछले 12 साल में अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इतने साल से। तो कहीं ना कहीं अगर अब बीजेपी कोई चेहरा देगी तो वो केजरीवाल के सामने चाहे कितना भी बड़ा चेहरा होगा वो फीका ही लगेगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें उस पॉलिटिकल तर्ज पर अरविंद केजरीवाल एक स्थापित चेहरा है। अभी भी लोग अगर विधानसभा में विधायकों को लेकर के कहते हैं कि विधायक ने काम नहीं किया, वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में केजरीवाल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है। तो इसीलिए बीजेपी चाह रहा है, एक तो ये कारण है कि इसलिए नहीं दे रही, और दूसरा कि कहीं अपने संगठन में किसी का अगर चेहरा ऊपर कर दिया
तो कोई और कहीं नाराज ना हो जाए। तो कई सारे फैक्टर्स को साधने के लिए बीजेपी जो है वो कोई भी चेहरा मुझे नहीं लगता इस चुनाव में भी देने वाली है। लोग जो आप पार्टी को वोट देते हैं, उनका फियर क्या भाजपा ना आ जाए वो एक फियर है, या वो सच में अर्जुन जी को प्यार करते हैं या आप पार्टी में विश्वास करते हैं? देखिए बीजेपी आ जाए या ना आ जाए, ऐसा तो कुछ ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है उनको कि फेयर इस चीज का एक होगा। जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करूं मैं, अच्छा, वो दिल्ली में करीब 12 से 15 सीटों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप हो या कांग्रेस हमेशा 15 सीटों के ऊपर लड़ना शुरू करती है चुनाव। नंबर ही वहीं से स्टार्ट होगा। वही नंबर वहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि भाजपा के लिए 15 सीट पीछे हो जाती है, 70 विधानसभा छोटी विधानसभा है जी, ओवरऑल अगर हम लोग फिगर देखें तो। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक फियर ये रहता है कि कांग्रेस आ नहीं पाएगी, इसलिए अपने वोट को कंसिडर करके अरविंद जी की तरफ ही हम शिफ्ट हो जाए। क्योंकि पिछली 2 बार जब हम विधानसभा देखी तो कांग्रेस ने कभी चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया। उसने हमेशा ऐसा लगा लोगों को कि जो आप कांग्रेस के ऊपर चढ़ के बनी, कांग्रेस ने हमेशा उसको वॉक ओवर दिया है। इस चुनाव में आपको क्या महसूस हो रहा है इस चीज को लेकर? देखिए वो जो 15 सीट्स की आप बात कर रहे हैं कि जहां पर वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, एक जो 13 to 15% जो वोट है वो आगे भी नहीं करेंगे। उसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी उसका ताजा उदाहरण हम देख चुके हैं, इसलिए वन साइडेड वहां पर एनसी को वोट गया है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर चुनाव के भी सारी चीजें देखिए, कांग्रेस पार्टी बेशक पिछले 2 चुनावों में एक कमजोर फैक्टर रहा, लेकिन कभी कभी वो कहा जाता है कि जो सबसे कमजोर कड़ी है वही चुनाव में सबसे मुख्य कड़ी बनकर के सामने आ जाती है। तो इस बार भी कांग्रेस उन सीटों पर किस हिसाब से लड़ रही है, क्या उनका वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ या फिर नहीं हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं तीसरी जो पार्टी है बीजेपी, उस पर सीधा असर पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है वहां पर एक सीट है मुस्तफाबाद। जी मुस्तफाबाद जो सीट है वो सीट पर ऑब्वियसली वोट परसेंटेज ज्यादा है, आम आदमी पार्टी को जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे एक चुनाव में, वो जो वोट बैंक है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में बटा और बीजेपी ने वो सीट निकाल ली, जो नहीं सोचा जा सकता था। और ये तब जब केवल बीजेपी 3 ही सीटें जीती है, उसमें एक मुस्तफाबाद सीट भी थी 2015 के चुनाव में। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस, मैं मुस्तफाबाद जा चुका हूं, कांग्रेस जो है वो वहां पर इस बार अच्छी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। और जो आम आदमी पार्टी के वहां से मौजूदा विधायक थे हाजी यूनुस, उनका टिकट कट गया है, उनकी नजर ही नहीं आए लोगों के बीच में, बहुत सारी समस्याएं। अब ये दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वहां किस हिसाब से लड़ रही है इस पर डिपेंड करेगा कि क्या बीजेपी जो है वहां से सीट निकालेगी तो या फिर नहीं निकालेगी। तो हो सकता है कि बीजेपी ऐसी सीट्स पर जो है वो काम कर जाए, क्योंकि आप देखें केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं, ये कुछ दर्शकों को पता भी होगा, इस बार AIMIM ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो इस बार इन 12 से 15 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारने जा रही है। और अच्छा, उनका अब मैं मुस्तफाबाद सीट पर तो उन्होंने कैंडिडेट भी उतार दिया। ओबीसी जी की पार्टी कहीं ना कहीं अब अपने अपने समाज में स्थापित होती जा, इसको जैसे हमने बिहार में भी देखा, झारखंड में भी देखा, यूपी में भी तो इस बार दिल्ली में एंट्री कर दी है उन्होंने। देखा। तो अगर मान लीजिए वो सीट नहीं भी निकालते हैं, बट अगर वो 2% या 4% भी वोट लेकर के जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, 2% 4% वोट लेकर के जाना बहुत बड़ा ब्लो हो जाएगा यहाँ पर। हमें इसी 2-4% ने हाँ, खेल कर दिया पूरा। खेल कर दिया पूरा। तो वो आम आदमी पार्टी के लिए वहां मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। और बीच में अगर एक और चीज को देखेंगे, वो शायद जनता तक इतनी चीज पहुंची नहीं, नरेश बाल्यान हाल ही में गिरफ्तार हुए, ये सबको पता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक और MLA जिनका नाम नरेश ही है, वो भी गिरफ्तार हुए हाल ही में, नरेश यादव। उनको फिर से टिकट भी दिया गया महरौली से। अब नरेश यादव की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, वो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, एक 2016 का केस था। 2016 का केस ये था कि कुरान शरीफ जो है, कुरान पाक शरीफ जो है, उसकी बेअदबी की थी उन्होंने, और उस पर वो मामला कोर्ट में चल रहा था। अभी उनको 2 साल की सजा और जुर्माना सुनाया गया हाल ही में, कुछ दिन पहले। और ये सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल का जो नया निवास स्थान है फिरोज शाह रोड पर, उसके पास में बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं खुद उस प्रोटेस्ट में शामिल था, ठीक है, बीजेपी के तत्वाधान में वो प्रोटेस्ट हुआ, अल्पसंख्यक मोर्चा के या फिर कहा जाए माइनॉरिटी मोर्चा के हजारों लोग, इंक्लूडिंग वुमेन, महिलाएं, उस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उस प्रोटेस्ट में उतरी।
कि कुरान की बेअदबी की। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, केजरीवाल ने क्या किया, आपने क्या किया, आपने तो उल्टा टिकट दे दिया। वो टिकट तो अभी हालांकि अनाउंस हुआ, तब अनाउंस भी नहीं हुआ था। तब उनकी मांग थी कि पार्टी से बर्खास्त कर दो या विधायक पद से हटा दो, और अब तो टिकट भी मिल गया। तो अब आप सोचिए, जब तब इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो अब अगर उनमें से 5% वोट भी, 5% माइनॉरिटी के वोट भी अगर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा है उससे। वैसे अगर पिछले 10 साल में मुद्दों को देखो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति विशेष हो, कोई भी स्टेटस के लोग हो, जो दिल्ली में रहने का एक सुख होना चाहिए राष्ट्रीय राजधानी में, जी, उसमें हर किसी व्यक्ति ने अपने आप को वंचित पाया। दिल्ली एक स्लम की तरफ बढ़ते जा रहा है। और देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अभी मैं किसी चैनल में देख रहा था, अरविंद जी ने ओपनली एक्सेप्ट किया। जो 3 मुद्दे सबसे बड़े थे, यमुना हो गया, रोड्स हो गई, एक मुद्दा और था, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हाँ, ये हमारी विफलता है, मुझे मौका और दो। तो कैसे कितनी विफलताओं के साथ वो ये मौका मांगते रहे, क्या बताना चाहिए? देखिए, ये केवल दिल्ली की कहानी नहीं है। पंजाब चुनाव से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। 28 साल हो चुके हैं वहां सरकार बने, 3 साल होने वाले हैं। ये 21 की घोषणा कर दी। घोषणा कर दी। और देखिए यहाँ ट्विस्ट देखिए कि जब ये खबर आई और मैंने पूरा उसको वॉच आउट किया कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि देखिए बेशक आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर भी लाइमलाइट केजरीवाल के पास भी रहती है, क्योंकि जो कंडीशनल बेल मिली थी कि आप साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस, वो इसीलिए उन्होंने सब ये चीजें चेंज करी। अब देखिए इन्होंने क्या किया, कार्यक्रम रखा और बोला कि हमने ये योजना लागू कर दी महिलाओं के लिए 1000 रुपए की, और चुनाव के बाद इसको 2100 रुपया कर देंगे। मजे की बात देखिए, ट्विस्ट यहाँ पर 1000 रुपया भी नहीं दे रहे हैं अभी। क्या कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, तो अभी हम डाल नहीं सकते, चुनाव हो जाए एक बार फिर से सरकार बना दो, तो उसके बाद हम 1000 की जगह 2100 डाल देंगे। पहले 1000 तो डालिए। 1000 नहीं डला है अभी तक, और वो डलेगा भी नहीं, खुद ही बोल दिया उन्होंने। जबकि मतलब डालना चाहिए था, कोर्ट मना करते थे, चुप रुक जाते। हाँ, और उसके बाद कह रहे हैं कि अब फिर से सरकार नहीं, मतलब एक हिसाब से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। 1000 आपने दिया नहीं और आप कह रहे हैं कि 2100 लेना है, तो फिर से हमको वोट दो, सरकार बनाओ, तब जा करके देंगे। 12 साल से आपकी सरकार है, आपने तब क्यों नहीं किया? 12 साल से आपके पास जो है इतना, और अभी भी तो कर सकते थे। कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा थोड़े ना दिल्ली के अंदर, लेकिन करने की इच्छा होगी तभी करेंगे। अभी ऑटो वालों को 5 गारंटियां दे रहे हैं कि 25-2500 रुपया साल में 2 बार देंगे यूनिफॉर्म के लिए, 1 लाख रुपया बेटी की सहायता के लिए, शादी के लिए, और बच्चों को कोचिंग। 12 साल से कहाँ थे आप? 2015 के चुनाव में दिल्ली में ऑटो वालों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई अरविंद केजरीवाल जी है, बहुत बड़े, तो सब जानते हैं, बहुत बड़ी पूरी भूमिका उन्होंने निभाई। और अब आप चुनाव से ठीक 1 महीना पहले आप कह रहे हैं कि हम ये सब देंगे। अरे आपकी सरकार है, आप चाहते तो दे देते, दिया क्यों नहीं अभी तक? तो कहीं ना कहीं जो इनको लग रहा है कि इस बार ऑटो वालों का वोट शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने कई ऑटो वालों का जो है जाकर के इंटरव्यू किया, उनसे बात की, तो वो कह रहे हैं अब इसके झांसे में नहीं आएंगे हम, अब बहुत हो गया, 3 बार का चुनाव हो गया, हर बार चुनाव से पहले बोलते हैं और करते कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इस बार ऑटो वालों का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये जो महिलाओं के लिए जो घोषणाएं कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि कल ही मैंने महिलाओं से बातचीत की, महिलाएं तो बोल रहे हैं कि हमें 1000 रुपया देखना है या अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमें ये 1000 रुपये, और जहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं ग्राउंड पर सर्वे करने गया था मटियाला में, पूरा बुरी हालत है, सीवरेज का पानी सड़कों पर है, वहां महिलाएं बोल रहे हैं हम 1000 रुपये क्या करेंगे। अब अल्टीमेटली लोग फिर वहीं शिफ्ट हो गए कि हमें फ्री की बिजली या 1000 रुपए की तरफ नहीं जाना, हमें एक बड़ी सोच की तरफ जाना। सर फ्री बिजली का मुद्दा तो खत्म हो गया, अच्छा, तो खत्म हो गया, फ्री बिजली फ्री पानी का मुद्दा खत्म हो गया। लोगों के इतने इतने बिल आ रहे हैं, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए पानी के लोगों के बिल आए हैं, काला पानी पहुंचा, काला पानी पहुंच रहा है। और गाजियाबाद में हम बैठे हाँ, तो बहुत ही क्लियर पानी पी रहे हैं। क्लियर पानी पी रहे हैं। और देखिए मजेदार बात यह है कि 40,000 रुपया बिल आ रहा है, 20,000 बिल आ रहा है, और आम आदमी पार्टी कह रही है, उसमें भी वही ब्लैकमेलिंग वाली चीज चल रही है कि एक बार सरकार बनाइए, सरकार बनाने के बाद हम सेटल कर देंगे इसको, हाफ कर दे। अभी भी आपकी सरकार है, आपने अभी सेटल क्यों नहीं किया? और उसमें भी सेटल, बीच में सेटलमेंट के लिए क्या लाए थे? 20,000 रुपया आपका बिल आया है, आप हाफ पे कर दो और उसमें सेटल हो जाएगा। 20,000 रुपये का अगर आप हाफ भी देंगे, 10,000 रुपया कौन देता है? 10,000 रुपया पानी का बिल, आप तो फ्री बिजली पानी कह रहे हो देश भर में। कोई लॉजिक। और बीच में जो बिजली के बिल इतने बढ़ करके आए, इन्होंने क्या किया, उसमें जो रिटायरमेंट का पैसा था वो उन्होंने बिल में जोड़ करके डाला।
और शीला दीक्षित सरकार के समय एक अलग से फंड एक एलोकेट किया गया था, कई सौ करोड़ का वो फंड था। वो इसी के लिए जो रिटायर होते हैं उनको ताकि पेंशन दी जा सके, उसके लिए वो फंड अलग से एलोकेट किया गया था। वो पैसा कहाँ गया वो पता ही नहीं है। और अब क्या कर रहे हैं कि अब बिजली के बिलों में वो रिटायरमेंट का पैसा जोड़ करके दे रहे हैं। तो ये सच्चाई इस बात, तो फ्री बिजली पानी का मुद्दा बिल्कुल इनके हाथ में, क्योंकि आ ही नहीं रहा है फ्री बिजली पानी, हाँ, ये मुझे लगता है उस बात पे डिस्कस भी नहीं करते। इसीलिए नहीं कर। वॉइस उठाना हो गया, कुछ हाँ, पहले अब लोग उस पे फैसले। और जितना फ्री बिजली पानी दिया नहीं उससे तो 4 गुना ज्यादा वसूलने का काम चल रहा है अभी। दिल्ली की राजनीति की मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ जो मुझे समझ में आती है, और जैसे मुझे आपकी बातों से भी अनुभव हुआ, समझ में आया, दिल्ली की राजनीति अगर त्रिकोणीय मुकाबले में जाती है तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज बीजेपी को मिले। और मुझे लगता है शायद पिछले 2 इलेक्शन विधानसभा जो भी रहे, कांग्रेस ने क्लियर कट वोट उस पर वॉकओवर दिया। कांग्रेस ने एक बार भी चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करी। तो अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है या एक प्रयास करती है कि उसे वापस आना चाहिए, तो उसका एडवांटेज अब की बार तो शायद भाजपा को ज़्यादा मिल जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कांग्रेस के लिए सीट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जो पहली लिस्ट में, ये किसी डर ने वो हमेशा वॉकओवर भी नहीं दे सकते, कभी तो वापस आना ही पड़ेगा कांग्रेस। बिल्कुल जो 21 कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं उसमें अगर आप देखो, अगर वो ना भी जीते हैं, लेकिन अगर वो 8 से 10,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेके जाते हैं। हाँ, पहली लिस्ट आई है, केजरीवाल के सामने उतारा गया है शीला दीक्षित के बेटे, अच्छा उतार दिया, संदीप दीक्षित को उतारा ये उतार दिया, बहुत तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन होगा। अभी बीजेपी हालांकि बहुत बाद में डिक्लेयर करेगी, बट वहां बहुत जबरदस्त कंपटीशन होगा। क्योंकि आप देखिए जब ये कोलिशन में भी थे, अभी वो कोलिशन कैसा था सब जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बात कांग्रेस सीरियस है इलेक्शन को लेकर। कैंडिडेट्स कह सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर, क्योंकि जितना कैंडिडेट सीरियस होंगे वो स्थानीय मुद्दों पर उतना उनको वोट मिलेगा। आप देखिए ये वही संदीप दीक्षित हैं, जब कोलिशन में भी थे, वो एक कैसा कोलिशन था सब जानते हैं कि 25 मई को दिल्ली में वोट हुआ तब तक साथ में थे, 26 मई से पंजाब का वो था, और दोनों कह रहे हैं कि अब हम आमने सामने लड़ रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित तब भी केजरीवाल के खिलाफ थे, कि सब जानते हैं कि शीला दीक्षित को क्या कुछ नहीं कहा केजरीवाल ने, और उसी के नाम पर सब दाने आए। जो गोल्डन पीरियड था शीला जी के काम का, कार्य का, वो सब एकदम एक दिन में डाइल्यूट कर दिया, उसे ब्लैक डे बना। हाँ, और अब वही संदीप दीक्षित केजरीवाल के सामने है, तो वो तो बिल्कुल उसको पर्सनल लेकर लड़ेंगे ही चुनाव को, ऐसा तो है नहीं कि हवा में जाने देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अगर जितना ज्यादा प्रयास करेंगे संदीप दीक्षित, क्योंकि शीला दीक्षित एक नाम रहा है दिल्ली में, और बीजेपी हालांकि अभी पत्ता क्या निकालेगी अपना वो देखना पड़ेगा कि वॉकओवर करेगी या लड़ेगी सही से चुनाव। और अगर बीजेपी ने कोई जबरदस्त कैंडिडेट उतार दिया तो ये मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय, तो ये किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री भी अगर उनकी बात करें केजरीवाल जी की, मुझे नहीं लगता अपनी विधानसभा में भी कुछ ऐसा विशेष जो एक मुख्यमंत्री की जो इनकॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें जो कार्य होते हैं वहाँ पे हुए नहीं होंगे, पता नहीं। सर देखिए ग्राउंड जीरो पे क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस कोई भी है, कहीं भी अगर चुनाव लड़ती है तो वो सबसे पहले क्या करती है, जो पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट में बाकी सीरियल वाइज से पहले सबसे ऊपर नाम होता है आपके सबसे बड़े नेता। अब दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस टाइम पर सबसे बड़े नेता लॉजिकली वाइज देखें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना। पहली लिस्ट में दोनों का नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में दोनों का नाम नहीं था, तीसरी लिस्ट में दोनों का नाम नहीं था, अंतिम लिस्ट में दोनों का नाम है। यानी कि इनको एक डर था, डर की वजह से, नहीं तो अगर इनको लड़ना था पहले ही अपनी पहली लिस्ट में नाम डाल देते। मनीष सिसोदिया को भेज दिया पटपटगंज से जंगपुरा जी, तो मनीष सिसोदिया को क्यों भेजा आपने पटपटगंज से जंगपुरा? आप तो बात कर रहे हैं ना कि हमारा एजुकेशन मॉडल दुनिया में बेस्ट है, इसी एजुकेशन मॉडल की बात कर करके तो ये लोगों से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जिस एजुकेशन मॉडल के लिए आप भारत रत्न तक मांग रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, शराब घोटाला एक अलग चीज है, अगर एजुकेशन मॉडल की बात करें, आप कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को इसके लिए केंद्र सरकार भारत रत्न दे। वो मनीष सिसोदिया तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो तो निकल गए वहां से। पिछली बार भी जैसे तैसे जीत हुई थी उनकी 3,200 वोटों से, और इस बार वहां से दूर भाग करके जंगपुरा की सीट चुन ली उन्होंने। तो अगर हम आम आदमी की बात करें जैसे विधानसभा को लेके, जैसे 20-22 सीटों का मुझे लगता है इन्होंने टिकट काटे हैं, जो कैंडिडेट एग्जिस्टिंग कुछ हो गया, रिशफलिंग करी है, कुछ बड़े नेताओं को कंफर्ट जोन में भेज दिया गया, जैसे मनीष जी की बात कर रहे हैं। हाँ, पटपट उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, उन्हें खुद ही स्वयं लगा, तभी वो जब वो अंदर की तरफ चले गए।
तो आपका क्या मानना है कि क्या कहीं न कहीं आप पार्टी भी भयभीत है, डरी हुई है और उसे लगता है कि जो उसके पास के वर्ग रहे हैं कहीं न कहीं उसको उसको नॉक करने वाले हैं, हैम्पर करने वाले लोग उनसे पूछने वाले हैं, इसलिए ये सब भगदड़ मच रही है। क्या करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को वहाँ बेच करके सेफ वो हो गए हैं। लेकिन आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी ने एक मूव जो किया, इससे पूरे चुनाव पर असर पड़ेगा। वो केवल पटबड़गंज से जंगपुरा गए न्यूज़ केवल इतनी नहीं है, पूरी दिल्ली में चर्चा हो रही है इस चीज़ की, कि आखिरकार आम आदमी पार्टी में डर है, इसीलिए भेजा गया, नहीं तो मनीष सिसोदिया लड़ते हैं वहाँ से चुनाव। अवधोजा वार से उनको भेज दिया गया पटपड़गंज जाकर के चुनाव लड़ो। फिर वो ना तो वहाँ के स्थानीय, क्योंकि मैं पटपड़गंज जाकर के लोगों से बात की, तो वहाँ की स्थानीय जनता ने बोला कि सिसोदिया को तो जाना ही था, काम कुछ किया है नहीं। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना ही था, स्थानीय किसी को उतार लेते जो वहाँ का रहने वाला था, उसको तो एक अच्छा कंपटीशन होता, एक मजा आता, दिलचस्प चुनाव होता। ये तो वॉक ओवर दे दिया, हम तो वोट देंगे नहीं उसको। हाँ, अगर कोई स्थानीय नेता होता तो हम थोड़ा सोचते दोनों के बीच में किसका विजन क्या है, कौन क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेगा, ही तो वो चीज को हम देखते। लेकिन अब तो ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल बाहर से ला करके बिठा दिया हमारे बीच में, तो अब तो इनको वोट नहीं देंगे। तो पटपड़गंज सीट एक हिसाब से देखा जाए, जिसको इतना सेफ मानते थे कि मनीष सिसोदिया की सीट, वो एक हिसाब से उन्होंने तोहफे में दे दी है यहाँ पर। अर्जुन जी एक बात बताइए, अगर दिल्ली चुनाव की बात करें, तो दिल्ली चुनाव में जो मुद्दे होते हैं विशेषकर, तो स्टेट के मुद्दों पे ज़्यादा फोकस रहता है चुनाव या राष्ट्रीय मुद्दे भी जो होते हैं उसका पार्ट पार्सल बनते हैं? लोग किन मुद्दों को देख के दिल्ली के लोग ज़्यादातर वोट करते हैं, क्या बताना चाहिए? देखिए, ये मुद्दों पर आने से पहले एक चीज छूट गई थी पिछले सवाल की, जो सीट्स रिशफलिंग की है। सिसोदिया की बात हो गई, पिक्स जो इन्होंने रिशफल की है, जैसे वहां से प्रवीण जो थे उनको भेज दिया दूसरी जगह। अब माधीपुर में इन्होंने भेजा है राखी बिरला, और मैं माधीपुर गया था कवरेज करने, वहां लोगों से बात की मैंने। अब देखिए, ट्विस्ट ये है कि माधीपुर से गिरीश सोनी 3 बार चुन करके आ रहे थे, राखी बिरला 3 बार से मंगोलपुरी से चुन करके आ रही थी। आपने गिरीश सोनी का टिकट काट दिया, ठीक है, लेकिन आपने वहां से 3 बार लड़ी हुई जो नेता है उसको आप माधीपुर लेकर के आए। अगर उसने मंगोलपुरी में काम किया राखी बिरला ने, तो आपने मंगोलपुरी में क्यों नहीं दिया टिकट? बिल्कुल ठीक। वहां से आप मादीपुर क्यों लेकर के आपको आना पड़ा? एक तरफ सब जानते हैं कि उनका नाम भी चल रहा था सीएम पद के लिए, तो अरविंद केजरीवाल को ये भी है कि चुनाव भी लड़ाना है उनको, लेकिन अगर काम किया होता तो मंगोलपुरी से ही लड़ती। अब इसका असर क्या होगा? इसका दोनों सीटों पर असर हो, क्योंकि मादीपुर में जब मैंने जनता से बात की, उन्होंने भी यही कहा, स्थानीय कोई देना चाहिए था। और मंगोलपुरी से आप यहाँ ला करके जो है चुनाव लड़ा रहे हैं, आप कितना भी बोल दें बोल्ड लेडी है, बहुत अच्छा जो है स्टैंड रखती है और आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा कद है, लेकिन सवाल हमारे मन में भी तो यही आ रहा है कि अगर इतना ही काम किया है अगर यहाँ पर राखी बिरला ने, तो वहीं से लड़ा देते चुनाव मंगोलपुरी से। अब आप यहाँ ले आए हैं तो हमारे मन में डाउट हो रहा है, और अब वो डाउट जो है फिर जब लोग वोट डालने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ये डाउट्स देखते हुए फिर वो वोट सोच समझ कर देते हैं कि आखिरकार वोट किसको देना है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि मुद्दों को लेकर के, अभी हाल ही में जैसे हमारा पूरा ग्राउंड कवरेज चल रहा है, तो उत्तम नगर में मैं गया, वहां पर बात की, कुछ युवा थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात, जो फर्स्ट टाइम वोट डालने वाले विधानसभा चुनाव में। अब उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें केवल ये 1,000 रुपये फ्री बिजली पानी ये सब नहीं देखना है, बाकी राज्यों में भी ये होता है, लेकिन उनका एक विजन दूसरा भी होता है, कहीं ना कहीं देश को लेकर साथ में चलते हैं, तो हमें राष्ट्रीय क्या मुद्दे। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि ये दिल्ली का चुनाव है, इसमें आपको लगता है राष्ट्रीय मुद्दे? कह रहे क्यों नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि केंद्र में क्या सरकार है और दोनों के बीच में किस तरीके का तालमेल है वो सब भी हम देखेंगे। ये केवल ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। बिल्कुल, एक केंद्र और राज्य की सरकारों की लड़ाई को कोर्ट जो हाँ। पैरिटी क्रिएट होता है, एलजी साहब का नहीं मानना, मोदी जी की तरफ हर चीज की उंगली उठा देने या मच्छी की तरफ उठा देने, मुझे लगता है आम आदमी भी इससे परेशान आ गया। बिल्कुल। क्या मिल रहा है एट द एंड ऑफ डे? बिल्कुल। आप एक दूसरे की तरफ फुटबॉल फेंकते रह रहे, आम आदमी बिचार दे दूसरी तरफ अगर आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेना है, अभी तो खैर उड़ीसा में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन आप देखें जब वहां बीजेडी गवर्नमेंट थी, बीजू जनता दल वहां पर था, अपोजिशन था, लेकिन इस तरीके की स्थिति कभी नहीं हुई। और मेरे को लगता है कि डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना है तो वो आप उड़ीसा का दे सकते हैं, जब वहां बीजेडी गवर्नमेंट थी या एनडीए गवर्नमेंट। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में बीजेडी ने कई मुद्दों पर बीजेपी को सपोर्ट किया, एनडीए को,
जो उनको लगा कि हाँ इन मुद्दों पर सपोर्ट करना चाहिए, और कई मुद्दों पर एकदम खिलाफ हुए, एकदम जो है उन्होंने नकार दिया उन मुद्दों को। तो मतलब जो एक हेल्दी हम यहाँ पर कहते हैं डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं, तो वो हमें वो बीजेडी से सीखना चाहिए कि जहां पर उनको लगता है कि केंद्र सरकार को टोकना चाहिए वहां उन्होंने टोका, जहां लगता है कि साथ देना चाहिए वहां उन्होंने साथ दिया। नहीं, वैसे तो अगर आप केंद्र की बात करें पिछली बार और दिल्ली की भी बात करें, तो एक बार ऐसा था कि शीला जी इस दिल्ली में थी और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी। हाँ, बट ये सब ऐसी चेहरे पे तो हमने कभी नहीं। कभी नहीं हुई, कभी नहीं, और ये बाकी कहीं देखने को भी नहीं मिलती है। तो एक्चुअल में आज अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के पास क्या मॉडल है जनता को दिखाने के? ये 12 साल आपको हो गए, आप वोट मांगने जा रहे हैं, किस तर्ज पर आप वोट मांगने जा रहे हैं? ये बहुत वो मॉडल क्या है? मॉडल एक बार और आ लेते तो मैं दोबारा। हाँ, एक बार और आने दो तो मैं ये कर दूं। मतलब 12 साल में आई थिंक ऐसे ही। इनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फेलियर्स हैं हाँ, हर कॉमिक्स। वो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। यमुना की हालत हम देख ही रहे हैं किस तरीके से। पहले कहा था 2020 तक कर देंगे, फिर 21 तक, 22, अब 2025 भी आ गया। आपको क्या लगता है इतना बड़ा नेता बनने के बाद केजरीवाल फेल कहाँ होंगे इस नंबर? व्हाट इज द रीजन दैट ही फेल्ड? मैं मतलब मेरी शब्द नहीं है, जैसे पत्रकार को हम नहीं कह सकते कौन जिसको चुनाव में पब्लिक जिता रही है वो पासिंग पास है। बट अगर मुद्दों को चुनावी मुद्दों को लेके हम बात करें तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाए, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, जो आपने सवाल किए, कल ही मैंने जो पब्लिक से बात की, मेरा भी उनसे ये सवाल था कि 12 साल पहले के केजरीवाल में और आज के केजरीवाल में क्या अंतर उनको नजर आता है। तो जनता ने जो जवाब दिए वही जवाब मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही जिताएगी। तो जनता ने कहा कि 12 साल पहले के अरविंद केजरीवाल जाकर के लोगों के घरों से मीटर जो है वो हटाते थे और एकदम पब्लिक के बीच में रहते थे, और ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि वो कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। ठीक है, आप लीजिए, सत्य बन रहे हैं। और शीश महल बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज तक शीश महल के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने डिनाई नहीं किया है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि कैसे डिनाई कर देंगे? वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, वो लॉयड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जक्कूजी भी सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो है बिल्कुल वही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा अंतर उनमें आया है। जो वो पहले एकदम ऐसे बन के निकलते थे आम आदमी, और वो कहते थे कि इस देश का आम आदमी सबसे खास होगा, लेकिन आम आदमी तो खास हुआ नहीं, अरविंद केजरीवाल खास हो गए। इतना बड़ा शीश महल, और उसमें भी आप देखिए, क्योंकि इस पर मेरी डीप स्टडी रही है, जो ये पूरा शीश महल का मुद्दा चल रहा था। अब 10 करोड़ से ऊपर का अगर उसमें कुछ एक साथ खर्च करना होता, तो फिर उसमें बाकी विभागों को इन्वॉल्व करना पड़ता, फिर उनके दस्तखत होते, तमाम चीजें होती। तो जितनी बार भी फंड एलोकेट किया गया है, 10 करोड़ से नीचे। आप अरविंद जी की इस चरित्र को किस तरह से देखते हैं? अर्जुन जी, अगर मैं आपकी बात तो मतलब इन जो करनी और कतनी में इतना बड़ा फर्क भारतीय पॉलिटिक्स में चेंज फॉर पॉलिटिक्स में दिल्ली वालों ने इस आदमी को राजनीतिक कोई पकड़ नहीं थी, जो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, जितना कभी पार्षद का चुनाव लड़ा, सीधा उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो आपका कहीं लगता कि ये इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक आम आदमी के साथ रहा 10 साल की बहुत यही 10 साल नहीं, बट अभी वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि शुरू में तो मौका दिया 2013 में, 2015 में, कि मौका दे करके देखते हैं एक नया कुछ बदलाव आ रहा है राजनीति में। तो मौका दिया, जनता ने पूरा मौका दिया, इनको उस मौके को बुलाना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये अपने आप को एक हिसाब से बेचारा बन के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं। हाँ, मतलब पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि हम बेचारे हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं, और जो है यहाँ पर हमसे जो है खुंदक निकाल रहे हैं। अब मैं इसको इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि गुजरात में जो चुनाव हुआ था, मैं गुजरात में था, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा जो है पूरा प्रचार प्रसार करके चुनाव लड़ा, सीटें 5 आई। अब उसमें आप देखिए, अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है या फिर आम आदमी पार्टी जो है, इन पर कैसे ट्रस्ट किया जाए, समझ ऐसे आता है कि जब अरविंद केजरीवाल गुजरात जा रहे थे, गुजरात जाने से पहले एक आम आदमी पार्टी ने एक, आज भी ये चीज करते हैं कि सिक्योरिटी सुरक्षा, केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये इसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। पहले वो मुद्दा बनता भी था, लेकिन अब वो मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो आपको सिक्योरिटी चाहिए, दूसरी तरफ गुजरात में क्या हुआ, जब ये गए तो एक कार्यक्रम किया ऑटो वालों के साथ, और उसके बाद बोला शाम को मैं उसके घर जाऊंगा खाना खाने, उसी के ऑटो में बैठ के जाऊंगा। गुजरात पुलिस ने रोका कि इसमें आप नहीं जा सकते, सिक्योरिटी आपको देनी है, इसमें आपको गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सिक्योरिटी की मांग की थी उस हिसाब से हमें वो प्रोटोकॉल्स पूरे करने पड़ेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने वहां पर पूरा ड्रामा क्रिएट किया। मैं ड्रामा इसलिए बोलूंगा कि पहले आप ही सिक्योरिटी मांग रहे हो, उसके बाद कह रहे हैं मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे क्या करनी है सिक्योरिटी, मैं एक आम आदमी के घर नहीं जा सकता। एक तरफ आप कहते हो कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप दिल्ली की विधानसभा के अंदर जब सत्र चल रहा होता है तो आप कहते हो कि अगर मोदी मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो उनको कोई हक नहीं है पीएम बने रहने का, मेरी सुरक्षा नहीं हो रही है। तो ये दोनों चीजों में मतलब कितना जमीन आसमान का फर्क है। आपके चुनाव में या अभी की जो अभी मैं देख रहा हूँ जो माहौल चुनाव का चल, अरविंद जी बड़े अग्रेसिव में दिख रहे हैं, आतिशी जी भी बड़ी कहीं ना कहीं उनके साथ में दिख रही है। वो चेहरे मुझे इनके सबसे खास शेयर जी इनके साथ दिख ही नहीं रहे, नजर नहीं आ। उसमें सबसे बड़ा तो नाम है राघव चड्ढा जी का, दूसरा नाम है पंजाब के जो हमारे मुख्य। ये चेहरे आपको लग नहीं रहा एक 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 कि किस चीज का आगाज या आवाज दे रही है, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा मिस्टीरियस है ये बात। देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए, राघव चड्ढा जो है जिनकी आप बात कर रहे हो, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल जाते ही राघव चड्ढा पहुंच गए इंग्लैंड, ठीक। और जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली 21 दिन की कि आकर के आप प्रचार प्रसार करो, उस समय राघव चड्ढा इंग्लैंड से वापिस आए। तो आप समझिए, जब आपको जनता के बीच में होना चाहिए, जब आपको आप एक तरफ ठीक है वो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो कि देखो केजरीवाल को जेल भेज दिया, लेकिन आप तो राज्यसभा सांसद हो कि आप तो इंग्लैंड में घूम रहे थे। पता उस समय कुछ आंखों का इशू था होगा। हाँ, वो आंखों का इशू अब वो था नहीं था, क्योंकि जनता ट्रस्ट कैसे करे कि केजरीवाल के जाते ही आंखों का इशू आ गया और चुनाव चल रहा है इतना बड़ा। आप अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने की चुनाव चल रहा है और हमें कैंपेन करना है, राघव चड्ढा को उसी समय आंख वो सही भी करवाना है, और केजरीवाल के वापिस आते ही आपकी वो सब सही हो गया। हो सकता है उनको वो समस्या हो, लेकिन प्रश्न तो उठते हैं, सवाल तो खड़े होते हैं। यही चीज स्वाति मालीवाल के साथ हुई। स्वाति मालीवाल भी उस समय अमेरिका चली गई, जब केजरीवाल छूट के आए तो वापिस आई, और उसके बाद का क्या प्रकरण हुआ है वो सबने देखा। और हाँ, एक महिला सांसद या एक महिला, जिस महिला की बिल्कुल ऐसा बर्ताव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और उसमें कहा यही रहता है जो हमने सुना है, क्योंकि जाने तो हमको भी नहीं दिया शीश महल के अंदर, सुना हमने यही है कि जो उस समय बुलाया गया था, और ये सब स्टोरीज हैं तो कुछ ना कुछ इसमें होगा ही कि अभिषेक मनु सिंघवी को जो है वो राज्यसभा सांसद बनाना था। खुशबू या धुआं आ रहा है, कुछ तो पक ही रहा है। कुछ तो पक ही रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी हाल ही में राज्यसभा सांसद का चुनाव हारे थे और उनको पहुंचना ही था राज्यसभा। क्यों केजरीवाल के लिए जो है इतना लगे हुए थे ये इधर दोबारा उधर कोर्ट में, वो तो अपने पार्टी में दोबारा बता दिया कि अब आप वो बाद में हो गई वो चीज, मत है। लेकिन उस समय तो उनके पास वो सीट नहीं थी, तो इसीलिए सुना यही जाता है कि स्वाति मालीवाल आई, उनको बुलाया गया कि आप जो है जा करके आप ये सीट छोड़िए। इसका आपको लगता है कि राघव चड्ढा पार्टी से कुछ डिस्टेंस बनाए हुए? राज्यसभा सांसद हैं, जब तक रहेंगे तब तक तो पार्टी कुछ कर नहीं सकती। राज्यसभा सांसद वो अपना पूरा जो भी मिलती हैं चीजें वो सब इंजॉय करेंगे, लेकिन चुनाव में तो नजर आ नहीं रहे हैं। और भगवंत मान की भी अगर बात करें तो भगवंत मान को लेकर के आएंगे तो उससे भी नुकसान ही होना है इनका। लेकिन एक ट्विस्ट ये है, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, भगवंत मान मिसिंग है, और कहीं भी चुनाव हो, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां पे सब जगह भगवंत का जहाज मिल जाए, क्योंकि पंजाब सरकार का जहाज मिल जाता है। के पास तो जहाज है नहीं, अब वहां जाना है, जहाज चाहिए, तो सब जगह भगवंत मान का जहाज लेके साथ में चल रहे हैं दोनों साथ में। मिसयूज ऑफ, आपको नहीं लगता मिसयूज ऑफ पावर या है ही है, वो तो हमने शीश महल में भी देखा, वो तो अब सब जनता देख ही रही है, ये उन जनता को समझना चाहिए। बाकी जगह शीश महल का मुद्दा है, उसका आखिरी वक्त तक पायदान तक आपको क्या लगता है? बिल्कुल शीश महल की बातें उनसे करते हैं तो उसको एक्नॉलेज करते हैं या उनको समझ है? जनता खुद ही कहती है। अच्छा, जब जनता से पहले तो किसी मुद्दे पर इतना नहीं, सीधे उनको पूछते हैं कौन आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, उसमें शीश महल एक मुद्दा है। जनता खुद ही बता रही है कि देखिए एक तरफ आम आदमी कह करके, क्योंकि जनता ने भी वोट इसीलिए दिया, उनको लगता है हाँ हमारे बीच का एक आम आदमी निकल करके एक राजनीति में अपने आप को स्थापित कर रहा है, हमारी आवाज बनेगा। वो आवाज के नाम पर तो शीश महल बन गया, तो वो जनता के बीच में वो चीज है, वो कहीं ना कहीं इनको यही फर्क है 2020 और 2025 के चुनाव में। 2020 में करप्शन का कोई चार्जेस नहीं थे, कोई आरोप नहीं थे, लेकिन 2025 जा रहे थे 2000 फॉर पॉलिटिक्स लोग, बिल्कुल 2025 आते आते क्या स्थिति है सबको पता, और ये इसकी शुरुआत 2020 से ही हो गई।
2020 चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद दिल्ली दंगे, ताहिर हुसैन इनका सब जानते हैं जो पार्षद था। उसके बाद कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, जितने जो बाहर के लोग यहाँ रहते थे, जो यहाँ आकर के काम करते हैं, उनको किस हिसाब से दिल्ली ऐसे उनका ट्रीट हुआ है। जिस हिसाब से ट्रीटमेंट हुआ, दिल्ली से रातों रात निकाला गया। 2 बार का कोरोना काल हो गया, फिर आ गया इनका शराब घोटाला। उसके पहले सत्येंद्र जैन का जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, संजीव द्वार हट में चुनाव सुना। बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब देखिए नरेश बाल्यान की बीवी को उतार दिया है। नरेश बाल्यान पे रंगदारी के आरोप लगे, गिरफ्तार हुए, अब उनकी बीवी लड़ रही है। क्या इनके पास कोई नेता ही नहीं था वहां पर वोट लड़ाने के लिए? उन्हीं की पत्नी को चुनाव लड़ाना था। मतलब आपकी लीडरशिप है ही नहीं है फिर दिल्ली के अंदर। आपने उसी नरेश यादव को, जिनका मैंने जिक्र किया, उन नरेश यादव को फिर से आपने उठा करके टिकट दे दिया है। एक और मुद्दा हो सकता है इससे कल सोमनाथ भारती को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कह रहे थे कि अगर सरकार बनी है एनडीए की तो मैं वो अपना सर मुंडवा लूंगा। वो आज तक मुंडवाया नहीं उन्होंने। तो आप अपनी बातों पर तो रहो कम से कम। इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत सारे इन पे आरोप हैं। अभी एक मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, अभी एक आरोप जो है वो अभी बहुत ज्यादा पब्लिक में आया नहीं है। अब मे भी उसको उतारा जाए बीजेपी की तरफ से, बाद में स्ट्रेटजी हो सकती है, या ना उतारा जाए। वो है फीडबैक यूनिट। फीडबैक यूनिट का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी उस पर जो है जांच चल रही है। अभी ज़्यादा चीज़ें सामने आई नहीं हैं, लेकिन कल को जब जांच पूरी हो जाएगी तो फीडबैक यूनिट के नाम पर ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वो फीडबैक यूनिट क्या है? 2015 में जैसे ही इनकी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद इन्होंने एक फीडबैक यूनिट नाम से एक फंड भी एलोकेट किया, और वो फीडबैक यूनिट ये बनाया कि हमको फीडबैक देंगे। लेकिन वो फीडबैक यूनिट के नाम पर हो रही थी दिल्ली के अंदर जासूसी। कम से कम 700 से 800 लोगों की जासूसी हो रही थी। उनको पॉलिटिकल पार्टीज को, जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके। लेकिन आप सुरक्षा के मुद्दे से अगर आप इसको जोड़ेंगे, दिल्ली के अंदर बैठ करके अगर आप जासूसी करवा रहे हो, एक आम आदमी की एक लिबर्टी से जोड़ेंगे, आजादी से जोड़ेंगे, वो भी एक आम आदमी के साथ साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ पर कई सारे इंटेलिजेंस के ऑफिसेज और तमाम ऐसी चीजें हैं, डिफेंस की तमाम चीजें हैं, और आप यहाँ पर बैठ करके जासूसी करवा रहे हो। तो ये अभी फीडबैक यूनिट का मुद्दा इतना आया नहीं है, लेकिन जिस दिन इस पर रिपोर्ट आ जाएगी सामने, क्योंकि जांच इस पर शुरू हो गई, और उसमें भी मनीष सिसोदिया जो है, क्योंकि उस समय उनके पास विभाग था और उन्हीं के तत्वाधान में ये सब हुआ है। जिस दिन ये फीडबैक यूनिट का भी खुलासा होगा, उस दिन लोगों को जब ये पता लगेगा फीडबैक यूनिट के बारे में, जनता को पता लगेगा, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। आज तक आम आदमी पार्टी ने फीडबैक यूनिट के आरोपों पर एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं दिया। बीच में मुद्दा उठाया था बीजेपी ने, फिर क्योंकि जांच के लिए चला गया विषय, इसीलिए फिर उस पर ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको डिनाई नहीं किया आज तक। अर्जुन जी, अप्रैल 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसके बाद भाजपा को जो एक्सपेक्टेशन थी अपने रिजल्ट्स पे, कहीं ना कहीं वो भी अंडरमाइन रहा, उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पाई। स्ट्रगलिंग नंबर पे ही भाजपा ने भी सरकार बनाई। तो चुनाव के बाद में संगठन में, या ये जो बाकी वर्टिकल्स है, या जिनको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस स्पेशली बात करें, ये फिर उसके बाद मुझे चुनाव बड़े डिफरेंट लगे भाजपा के। उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव मैंने देखे, बड़े कलेक्टिव चुनाव अलग। आरएसएस भी ओपन होके, लाउड होके, क्लियर होके बड़ी मेहनत आरएसएस ने करी। ग्राउंड जीरो पे तमाम इतने नुक्कड़ मार के बैठ के करी, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, झारखंड का रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन मेहनत की बात करें तो ये चेंजेस एक आम जन को देखने को मिला। इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? देखिए, आरएसएस के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि वो कभी इतना लाइमलाइट में आके कहा नहीं आरएसएस, उसने कभी पॉलिटिक्स पर्सन टू पर्सन। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली कहा जाए या इनडायरेक्टली कहा जाए, इस बार ओपनली, चाहे हरियाणा चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, सबको पता है कि आरएसएस ओपनली उतर के आया है। देखिए, उसके पीछे एक कारण है। लोकसभा में जो चीजें हुई, लोकसभा में जो इनकी सीटें कम रह गई, उसके सबसे एक तो प्रमुख कारण था जो 400 पार का नारा लगाया गया। वो इनको भी पता है कि वो नारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि आप जब लोगों को फीड कर रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी आया कि हाँ ठीक है, 400 नहीं तो 350, 330, 320 तो आ ही रहा है, हम वोट देने क्यों जाए। एक वो माइंडसेट बन गया, तो कहीं ना कहीं वो इनके नेगेटिव गया। और इसलिए आप सबसे पहले देखें, उसके बाद जितने चुनाव हुए,
इन्होंने कहीं भी कितनी सीटें लाएंगे ये बोला ही नहीं। ना महाराष्ट्र में बोला, ना इन्होंने झारखंड में बोला, ना इन्होंने हरियाणा में बोला, ना जम्मू कश्मीर में बोला। ओवर एंथुसियाज्म ने इनको कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। हाँ। अगर लोग डरे रहते, सहमे रहते कि कहीं बीजेपी लूज ना कर जाए तो लोग चुनाव भी लड़वाते भी और वोट देने भी जाए। इसीलिए अब आप देखो दिल्ली में भी ऐसा कोई नारा नहीं आने वाला कि कितनी सीटें हम पार करेंगे, ये उस पर जाएंगे ही नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कैसे हम जो 36 का नंबर चाहिए उसको लाना है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, मैं 1.5 महीने तक वहां पर था। महाराष्ट्र में भी इन्होंने पूरा क्लोजली, अब देखिए साफ शब्दों में कहूं तो आरएसएस पेरेंट विंग है, सब जानते हैं। अब 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस को। आरएसएस जो पेरेंट विंग है उसके आगे ये सब, या फिर कहा जाए आरएसएस अगर एक पेड़ है, उस पेड़ के अगर 70 फल हैं, उन 70 फलों में से एक फल बीजेपी है, यानी कि वो पेड़ का फल बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं पहले पीछे जो भी चीजें रही हों, बीच में थोड़ा जो है यहाँ पर ऐसी सुनने को भी मिला कि जो अनबन रही हो या फिर वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हो। अब देखिए कि अगर किसी छोटे से गलती हो तो बड़ा तो माफ करता ही है ना घर में। तो अब जो 2024 में जो नतीजे आए उससे भैया रही गलती हुई थी छोटों से, बड़ों ने माफ कर। हाँ, या फिर हाँ कहा जा सकता है। और इसलिए अब आप देखो तो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और जो कैंडिडेट्स भी निकल करके आ रहे हैं जी, और सब ये देख रहे हैं जितने भी कैंडिडेट्स को टिकट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विचार विमर्श में आरएसएस भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो चर्चा उनसे भी हो रही है, क्योंकि अब हर चुनाव में हम देख रहे हैं कि आरएसएस भी जो है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि अपने ही विचार की सरकार आए, किसी दूसरे की सरकार आने से अच्छा अपने विचार की सरकार होगी, सत्ता में होंगे तो कई चीजें जो चाहते हैं वो चीजें हो सकेंगी। और इसीलिए दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिल सकता है कि आरएसएस ने जैसे हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में जिस हिसाब से ओपनली काम किया, वैसे ही दिल्ली में भी वो काम कर सकते हैं और उसका सीधा असर जो है वो रिजल्ट वाले दिन देखने को मिल सकता है। तो अर्जुन जी, इस आपका समय बहुत कीमती है, मैं अल्लाह भी चल रहा है तो वही नहीं आपको वहाँ की व्यस्त है। संभावनाओं को अगर देखें आने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली के, आपको क्या लगता है ये चुनाव किसकी तरफ जा? देखिए आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी अगर आपको बताऊं तो कहीं कहीं पर ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जो कैंडिडेट से लोगों का जो है यहाँ पर मन भर आया है, या फिर कैंडिडेट्स के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो जो मैंने पहले बताया सॉफ्ट कॉर्नर अरविंद केजरीवाल के लिए है। अगर हम सीट्स के अरिथमेटिक पर जाएंगे, जो सीधी बात जो 15 नंबर से इनकी काउंटिंग शुरू होती है, तो उसमें भी अभी 12-13 नंबर से काउंटिंग इनकी शुरू इस टाइम हो ही रही है। और ग्राउंड रियलिटी अगर हम अभी देखेंगे बहुत दिलचस्प इस समय चुनाव चल रहा है। लेकिन प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो प्रिडिक्शन की बात में अभी भी कहीं ना कहीं हल्का सा अपर है आम आदमी पार्टी के पास, इसीलिए है क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं। हमेशा कांग्रेस नहीं पत्ते थी। कांग्रेस ने हाँ कुछ कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं। कांग्रेस, जैसे मैंने वही कहा कि कांग्रेस वो डिपेंड करेगा कि कांग्रेस जब 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी तो वो वहां पर किस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मेरे को तो ये लगता है, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, कांग्रेस जब तक अपनी इसके लिए लीडरशिप, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ग्राउंड जीरो पे नहीं आते, मुझे लगता नहीं कांग्रेस का वोट बैंक जो आपकी तरफ शिफ्ट हो गया वो वापस आपको। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के उतरने से कुछ असर पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि विश्वास तो जागे ना कि कांग्रेस सीरियस है अपने वोट बैंक को वापस लेने के लिए। नहीं, वो फायदा बीजेपी को ही देगा। समाज हो गया, ये हो गया, राहुल गांधी उतरेंगे, वो कुछ 2-4 ऐसी बातें बोलेंगे जिसका फायदा फिर वो पूरा सोशल मीडिया पर क्या चलेगा वो सब जानते हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो भी आकर के बोलेंगे, वो तो प्रियंका गांधी तो वो फ्री पैलेस्टाइन का बैग लेकर के घूम रही हैं आजकल, वो फिलिस्तीन को फ्री करो उसका बैग लेकर के घूम रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जहां भी जाते हैं उनका, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के उसमें इतना कुछ उनका असर पड़ने वाला है। असर पड़ेगा कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। रागनी नायक को इस बार चुनाव में उतारा गया, वो रागनी नायक कैसे चुनाव लड़ती हैं, वजीरपुर से उतारा गया उनको, वो कितने % वोट लेकर के जाती हैं, उस पर वो डिपेंड करेगा। क्योंकि राहुल गांधी जो आकर के चीजें बोलते हैं या प्रियंका गांधी जो आकर के बोलते हैं, वो रैलियों में तो हम देख लेते हैं कि रैली में भीड़ आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है रिजल्ट, वो सब देखते हैं कि वोट ही नहीं मिलता है उनका इतना। मैंने भी उनकी कई रैलीज कवर की हैं, लोग आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन बाद में मैं रिजल्ट देखता हूँ तो वहां से कांग्रेस एक तरफा आती है चुनाव। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इनको 1 to 1 जा करके ग्राउंड जीरो पर, यही दिक्कत है। पिछले 2 बार से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस बातें तो करती है
बातों से नहीं होगा, आपको वोट मिलेगा जा करके लोगों के पास। जैसे अगर आप देखें बीजेपी की स्ट्रेटजी, पिछले 10 दिन में 2 बार रात में इनके सारे नेता झुग्गियों में रुक रहे हैं। जी। आप 1% आधा परसेंट वोट भी अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस का ग्राउंड जीरो पर वो मेहनत नजर ही नहीं आती है कि ये कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये वॉलंटियर्स तो मुझे लगता है वहाँ भी रिड्यूस हो गए आप में, जो पिछले 10 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था। एक ये भी कैडर बेस पार्टी हो गई थी, बट आजकल लगता है कि वो भी नेता बेस पार्टी रहे। अब आप देखिए, तिमारपुर से टिकट अनाउंस होने से पहले इनका पूरा वहां का जो संगठन था सबने इस्तीफा दे दिया। इस करके तो जैसे 36 सीटें सुना है बाद में जो कि रिपीट कर दी गई, उसका कारण ये था, कारण ये था, तमाम ये बोचा लाना चाह रहे थे। तिमारपुर केवल तिमारपुर नहीं है, ऐसा दिल्ली की हर जगह पर है। साथ ही साथ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बुराड़ी से संजीव झा चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली 2-3 बार से बहुत क्लोज है अरविंद केजरीवाल। अब बुराड़ी में क्या हुआ कि टिकट घोषणा से पहले मैं वहां गया था और आम आदमी पार्टी के जो 2013 से जुड़े हुए लोग हैं, 2012 से, या फिर कहा जा सकता है कि जब से पार्टी का गठन हुआ तब से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने क्लियरली मुझे कहा कि अगर संजीव झा को टिकट मिलेगा तो हम इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम पार्टी में ही हैं, हम पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम संजीव झा के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसको टिकट मत दो। कुछ काम ही नहीं किया है, जनता के बीच में आया नहीं। हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम में से किसी को टिकट दो जी, आप किसी और कार्यकर्ता को दे दो, लेकिन संजीव झा को मत दो। हुआ क्या, संजीव झा को टिकट दिया गया। अब वो जो कार्यकर्ता नाराज थे, अब वो वापिस तो आने नहीं वाले हैं, वो तो उनके खिलाफ ही काम करेंगे। और भी वहां के और भी नेता हैं, उन्होंने जो है संजीव झा के खिलाफ एक पूरा मूवमेंट शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के ही पुराने नेता हैं वहां पर, उन्होंने संजीव झा के खिलाफ एक पूरा एक परिवर्तन यात्रा वहां पर वो निकालने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। अब हालांकि क्योंकि फिर ये सब चीजें हुई तो एनसीपी में वो ज्वाइन हो गए, और कहीं ना कहीं उसका असर तो होगा, बहुत ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा असर भी ये इसका अगर देखने को मिल सकता है। जब आपके जो कार्यकर्ता सुबह शाम दिन रात जो आपके लिए लगे हुए थे, अगर वही इन विधायकों के खिलाफ काम करेंगे और वहां से अगर वो 1000-2000 वोट भी इधर से उधर टर्न आउट होता है, तो उसका कितना बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये अभी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। वो जो पहले ब्लंडर इन्होंने किया, इनको लगा कि हम भी हटा करके नए चेहरों को उतारते, लोकसभा विधानसभा में जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा इन्हें बीजेपी की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव था ना, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक पीएम फेस और तमाम चीजें देखी जाती हैं। ये विधानसभा का चुनाव, विधानसभा चुनाव में आप अपने कैंडिडेट्स को हटा रहे हैं, 80% कैंडिडेट्स, 89% कैंडिडेट्स आपने पहली 2 लिस्ट में हटा दिए, उसका उल्टा इफेक्ट गया। जनता को समझ आया, हाँ काम कुछ किया नहीं, अब नए लोगों को ला करके फिर क्या काम करने वाले। ये बात बेसिकली बात जी जी, लोगों को कहीं ना कहीं ये फील हो जाता है कि बस एक आई वॉशिंग चल रहा है। हाँ, तो उसका असर अभी चुनाव में अभी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी क्योंकि सब टिकट्स अनाउंस हो गए, अभी धीरे धीरे हर क्षेत्र से, जैसे मैंने बुराड़ी की बात की, तिमारपुर की बात की, और भी क्षेत्रों में ऐसी चीजें चल रही हैं। अर्जुन जी, बहुत ही दिलचस्प रही आज की बात में। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि जब तक भाजपा के पूरे पत्ते नहीं खुलते, कांग्रेस के पत्ते नहीं खुलते, तब इस रोमांच के अंदर और भी जो भेद हैं रह जाएंगे। और हम बिल्कुल चाहेंगे एक बार जब भाजपा की लिस्ट आ जाए, कांग्रेस की भी और बहुत लिस्ट आ जाए, एक बार इस चर्चा पे हम दोबारा बैठें और जो आज की संभावनाएं आप बताई हैं, उन संभावनाओं में फिर और कितना चेंज आप देख पाएंगे, उन संभावनाओं को भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में हमारी तरफ से, हमारी दर्शकों की तरफ धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।